बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पुलीज का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड पुलीज को। फिक्स्ड पुलीज में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाऊंगा, यानी सबसे पहले एकदम इजी बातें करेंगे, फिर हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो फिक्स्ड पुलीज में सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन मोस्ट सिंपल पुली, एकदम फिक्स होती है, पुली नहीं चलती है, लेकिन पुली से लटके हुए दोनों ब्लॉक चलते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये छत है, छत से एक रस्सी लटकाई है, रस्सी बहुत मजबूत है, पुली लटका दी, ये पुली फिक्स है ना। थोड़ी सुंदर पुली बना लेते हैं, ये पुली लटका दी है ना, पुली एकदम फिक्स है। अब इस पुली के एक साइड में रस्सी से एक मास लटकाया, रस्सी आइडियल है, स्ट्रिंग क्या है? आइडियल है, स्ट्रिंग का कोई मास वगैरह नहीं है। इधर मास m2 लटका दिया, राइट? यस, क्योंकि स्ट्रिंग आइडियल है इसलिए आइडियल स्ट्रिंग में मास नहीं है, तो इसमें टेंशन सब जगह बराबर आएगा। यहाँ पर टेंशन T आएगा, यहाँ पर टेंशन T आएगा, यहाँ भी टेंशन T आएगा, यहाँ भी टेंशन T आएगा। अगर सिंगल आइडियल स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन नहीं बदलता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रस्सी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ T है, यहाँ T है, और ये जो पुली है ना, इससे ये रस्सी लगी है, तो यहाँ टेंशन कितना होगा? यहाँ पर होगा 2T, यहाँ पर 2T हो जाएगा, जिससे कि ये T और ये T और ये 2T बैलेंस हो सके, नीचे की तरफ फोर्स बराबर ऊपर की तरफ फोर्स हो सके। तो पुली फिक्स हो गई ना, पुली इज नॉट मूविंग। अब पुली कब मूव नहीं करेगी? जब नीचे की तरफ दोनों फोर्स T जो यहाँ पे लग रहे हैं और यहाँ वाला फोर्स दोनों बराबर होंगे, तब पुली फिक्स हो जाएगी। पुली का कोई मास नहीं माना गया है, मास 0 है। आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल पुली है। तो हम बात करेंगे आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल पुली। नो मास, नो मास, मास लेस होती हैं, दोनों ही चीजें मास लेस होती हैं, इनका मास वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी अलग अलग। तो आप देखो M2 ब्लॉक पर M2G नीचे लगेगा, M1 ब्लॉक पर M1G नीचे लगेगा। मुझे चाहिए दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन पता करनी है, टेंशन T पता करना है, 2T पता करना है, और एक चीज़ और पता करनी है, इनका इफेक्टिव मास पता करना है। तो मैं सारी चीज़ें पता कर देता हूँ। सबसे पहले मैं M2 ब्लॉक को चेक कर रहा हूँ। आप M2 ब्लॉक पर ध्यान दीजिए, केवल M2 ब्लॉक पर। जब मैं केवल M2 ब्लॉक को देखता हूँ तो M2 ब्लॉक पर M2G नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। फिर मैं M1 ब्लॉक देखता हूँ, तो M1 ब्लॉक को ध्यान से देखिए आप। M1 ब्लॉक पर M1G नीचे की तरफ लगता है और टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कौन किधर जाएगा? तो मान लीजिए M2 ग्रेटर देन M1 है, ऐसा हम मान लेते हैं। जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर आएगा। तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, राइट। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, लिख दूँ इसके नीचे लिए, क्यों? बिकॉज इट इज मूविंग डाउनवर्ड, सो डाउनवर्ड फोर्स इज मोर एंड अपवर्ड फोर्स इज लेस। तो मैं लिख रहा हूँ M2G माइनस T बराबर M2A। ओके, M1G जो है वो ऊपर जा रहा है, तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स कम है, तो मैं लिख रहा हूँ M1A। ओके, यहाँ हमने वेक्टर को पहले ही कंसीडर कर लिया, अब वेक्टर को दोबारा कंसीडर नहीं करना। देखिए, 2 बार कंसीडर नहीं करते वेक्टर को, एक ही बार कंसीडर करते हैं। जैसे हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, वेक्टर का कंसीडरेशन क्या होता है? वेक्टर का कंसीडरेशन होता है इफेक्टिव डायरेक्शन। आपने अगर इफेक्टिव डायरेक्शन पर विचार कर लिया है, इसका मतलब यू हैव कंसीडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। जैसे हमने कहा कि भाई ये है कि आपका M2G नीचे आ रहा है, T ऊपर जा रहा है, तो हमने ग्रेटर फोर्स माइनस लोअर फोर्स इक्वल टू M2A कर दिया। यहाँ पर हमने ये ऊपर जा रहा है, तो ग्रेटर फोर्स माइनस लोअर फोर्स बराबर M1A कर दिया। इट मीन्स वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड द वेक्टर्स। बहुत अच्छी तरह वेक्टर्स का इफेक्ट कंसीडर कर लिया है, राइट। तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाता है, टी से टी कैंसिल हो जाता है,
तो क्या होता है आपका देखना, m2g माइनस m1g बराबर m1 प्लस m2a। तो आपका a बराबर आ जाएगा m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन आ गया, राइट। अब आपके पास में जब एक्सेलरेशन आ चुका है तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी में भी लिख दो, टेंशन आ जाएगा। या फिर आपके पास दूसरा तरीका भी है। देखिए यहाँ हमने इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा था, ऐड किया था तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। मान लो आप ऐड नहीं करना चाहते, नहीं ऐड करके एक्सेलरेशन तो निकाल लोगे ना, अब आपको टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए एक तरीका है कि आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं भी रख दो, किसी में भी, तो आपके पास टेंशन आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप मान लो ऐसा नहीं करना चाहते तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो आप 1 में 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 1 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा m2g माइनस टी अपॉन टी माइनस m1g बराबर, ये आ जाएगा m2 अपॉन m1, ए कैंसिल हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल करिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल निकालेंगे तो ये आपके पास में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। रिजल्ट आएगा टी बराबर आएगा ट्वाइस m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ट्वाइस, एक मिनट जरा, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका टेंशन आ गया किसमें, रस्सी के अंदर, और ये रस्सी में दोनों साइड टेंशन इक्वल है। अब मैं इस सपोर्ट में टेंशन निकाल रहा हूँ। व्हाट इज द टेंशन ऑन द सपोर्ट? सपोर्ट यानी जो छत है, छत पर टेंशन कितना आएगा, छत सपोर्ट कर रही है ना, हाँ, तो सपोर्ट और रिएक्शन फ्रॉम द सीलिंग, तो सपोर्ट और रिएक्शन फोर्स, सपोर्ट और रिएक्शन फोर्स जो है ना वो 2T आएगा का, तो ट्वाइस ऑफ टी का मतलब है कि आपका जो टेंशन आया है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास में सपोर्ट और रिएक्शन आ गया। अच्छा, ये जो सपोर्ट और रिएक्शन है इसमें हम एक कैलकुलेशन करना चाहते हैं। दिस इज नेट एफ सपोर्ट, है ना। तो ये जो नेट सपोर्ट फोर्स है वो है 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हुआ, ये छत ने आपको सपोर्ट किया। मैं अगर इसको केवल एक कैपिटल M इफेक्टिव लिख दूँ, अगर मैं M इफेक्टिव, है ना, तो ध्यान दीजिए क्या, मैं केवल कैपिटल M इफेक्टिव लिख दे रहा हूँ, इफेक्टिव इंटू जी, तो इसका मतलब M इफेक्टिव ये है, इसे कहते हैं इफेक्टिव मास ऑफ द एटवुड्स मशीन। ये एटवुड्स मशीन का इफेक्टिव मास होता है। यानी अगर आप एटवुड्स मशीन हटा करके एटवुड्स मशीन को हटा दो और केवल ये मास लगा दो तो उतना ही सपोर्ट मिल जाएगा, उतना ही रिएक्शन मिल जाएगा। तो दिस इज इफेक्टिव मास ऑफ द एटवुड्स मशीन। है ना। ये इफेक्टिव मास का सेंस इतना सही है कि आप जो है ये लटका हुआ है यहाँ से ये सब कुछ हटा करके केवल आप वो मास लटका दीजिए तो रिजल्ट उतना ही आएगा कि जैसे हमने ये रस्सी थी, इससे हमने ये मास लटका दिया, एम इफेक्टिव। तो एम इफेक्टिव का आपका वैल्यू क्या था? एम इफेक्टिव का आपका वैल्यू था 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया है कि m1 बराबर सपोज 5 किलोग्राम है और m2 बराबर सपोज 15 है, मान लीजिए, है ना। तो मान लीजिए m1 बराबर 5 है, 5 किलोग्राम, और m2 बराबर 15 किलोग्राम, ऐसा मान लिया, ऐसे ही मान लिया अपन ने एक सवाल बनाने के लिए। अब इफेक्टिव मास कितना लटकाएं?
कि उस पर टेंशन उतना ही आए, यहाँ पर सपोर्ट बराबर आवे। तो मैं बताऊँ, आप 5 और 15 लटकाएंगे ना तो सपोर्ट जो आने वाला है वही आपका सपोर्ट इससे मिलेगा। 4 × 5 × 15/20। चेक करो, 5 15 तो 20 होते हैं आजकल, है ना। इसको काट तो 5 से, तो ये 5 यानी 15 किलोग्राम अकेला लटका दो आप तो भी बराबर आएगा। वाह, एक बार जरा कैलकुलेट करना वापस से, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 4m1 m2/m1 + m2। 4m1 आपका 5 है, m2 15 है, यहाँ पर m1 + m2 आपका 20 है। ठीक है, 15 किलोग्राम आ गया। आप 15 किलोग्राम डायरेक्ट उससे लटकाएंगे ना छत से, तो रिजल्ट सेम आएगा, आपका रिजल्ट सेम आएगा। आप देखिए, आप टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका जवाब वही आएगा। आप यहाँ पे करेंगे, जी लगाएंगे ना, तो m इफेक्टिव × g आएगा, यहाँ पे m इफेक्टिव × g आएगा यहाँ पे फोर्स, और उतना ही आएगा वो। तो m इफेक्टिव × g कितना आया, अगर ये 15 किलोग्राम है तो 15 × g 150 आएगा, 150 न्यूटन आएगा, राइट। अच्छा, और आपका जो इफेक्टिव वाला फॉर्मूला था वो यही था एक्चुअल में, तो वहीं से लिया है अपन ने, कोई खास बात नहीं है ना। ये टेंशन जो है आपका आधा आ जाएगा, मतलब 75 आ जाएगा ये वाला टेंशन। चेक करना जरा, ये टेंशन 75 है क्या, T बराबर 2, m1 कितना है, m1 कितना है 5, m2 कितना है 15, और ये कितना है 20, और ये कितना है g 10, g को 10 बोलते हैं आजकल। तो ज़रा कैलकुलेट करना, ये यहाँ पे 10 2 बार जाएगा, हाँ तो 75 न्यूटन आएगा ये। समझ गए, ये इफेक्टिव का था। यानी कि ये क्या था असल में ये था कि जो है ना, ये इफेक्टिव जो है ना कि टेंशन जो है उतना ही आ जाएगा उसके अंदर सपोर्ट में। चलिए, ये आपकी एटवुड्स मशीन थी, फिक्स्ड पुली एक। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल है अपने पास में, तो देखिए नेक्स्ट केस मैं ले रहा हूं कि अगर मान लो ये एक टेबल है और टेबल पर यहां एक पुली लगा दी और यहां आपने एक ब्लॉक रख दिया m1, यहां रस्सी लगाई और यहां लटका दिया आपने m2। अब देखो आप क्या होने वाला है, क्योंकि ये टेबल बड़ी मजबूत है तो m1 तो वर्टिकल चलना ही नहीं है, m1 केवल हॉरिजॉन्टल चल सकता है, m2 नीचे आएगा। तो आपका ये इधर फोर्स आएगा m2g, इसमें टेंशन आएगा T, टेंशन आएगा T, इसमें टेंशन T आएगा, राइट। तो देखो, मैं सबसे पहले m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। m2g नीचे है, टेंशन T ऊपर है, तो हमारा एक इक्वेशन आएगा m2g - T बराबर m2a। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी। अच्छा, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो आप, तो m1 का हाल कुछ ऐसा है कि ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो हमें पूरी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी कि m1 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन m1। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, m1 पर एक फोर्स लगेगा m1g, यहाँ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये बात, क्योंकि ये ब्लॉक जो है इस टेबल पर रखा हुआ है और टेबल मजबूत है, ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है। ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन सपोर्ट देगा, ये सपोर्ट फोर्स कहलाता है हमेशा। m1g बनना ही पड़ेगा उतना, वो सपोर्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉक तोड़ करके नीचे आ जाएगा टेबल को, अगर n सपोर्ट नहीं मिला तो उसको। ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। ये आपका टेंशन T है। तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स हो गया। इसका मतलब ब्लॉक जो है वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं करेगा, यहाँ पे T आएगा। T को मैं कहूँगा m1a। ये वाला एक्सीलरेशन जो है और वो वाला एक्सीलरेशन बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हैं, अलग अलग चल नहीं सकते, अलग अलग चल नहीं सकते। एक रस्सी अलग अलग कैसे चलेगी, रस्सी तो एक ही है। तो आप देखिए, यहाँ से आप T बराबर a, तो आप T की वैल्यू रख दीजिए। T की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो आपका m2g माइनस m1a बराबर m2a है। तो आपका m2g बराबर m1 प्लस m2 इंटू a आएगा, है ना। a आपके पास में आ जाएगा m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके पास आएगा।
करेक्ट। तो ये जो है ना आपका ए आ गया। अब आपके पास में ए आ गया तो आपके पास टी भी आ गया। देखो टी कितना आ गया, टी आपके पास आ गया है m1a। आप m1 a की वैल्यू रख दीजिए, m1 a है m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये है। इसको आप डायरेक्ट ड्राइविंग फोर्स से भी कर सकते हो। ड्राइविंग फोर्स केवल m2g है, m2g इज ओनली ड्राइविंग फोर्स जो कि इसको चलाने वाला है। तो आप एक्सीलरेशन को सीधा भी लिख सकते हो, कैसे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये तो है ही है, ये तो आपका पक्का फॉर्मूला है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब देखिए ड्राइव करने वाला फोर्स, तो ड्राइव करने वाला फोर्स तो केवल m2g है यहाँ पे, और कोई फोर्स है ही नहीं जो ड्राइव करेगा, है ना। तो m2g के कारण होगा तो m2g अपॉन m1 प्लस m2, आप डायरेक्ट भी एक्सीलरेशन लिख सकते हो। अच्छा, ये आपका टेंशन आ गया। अब देखो यहाँ पे आपके टेंशन दो हैं, एक टेंशन ये है, एक टेंशन ये है, दो टेंशन है। तो अभी सपोर्ट पर कितना फोर्स लगेगा ये बताइए। सपोर्ट जो है ना वो रिएक्ट करता है, क्योंकि ये टेंशन इसको इधर खींच रहा है, ये टेंशन इसको इधर खींच रहा है, सपोर्ट इधर लगेगा और रिजल्ट इसका √2t आएगा। यस, तो रिएक्शन बाय सपोर्ट, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द सपोर्ट, रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द सपोर्ट। सपोर्ट रिएक्शन करता है बेटा, तो वो आएगा √2t। टेंशन आपका ये है, तो आपका जो सपोर्ट पर रिएक्शन फोर्स आने वाला है वो √2t है आपका m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सपोर्ट फोर्स है ना। एक मिनट जरा, तो ये सपोर्ट फोर्स आ गया, करेक्ट। चलिए, जब आपके पास में ये सपोर्ट फोर्स आ गया और ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, हमने ये ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास करके भी एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। चलिए, टेंशन तो आपको निकालना ऐसे ही है। अब हम पिछले वाले क्वेश्चन पर अगर विचार करते हैं ना, तो वहाँ भी हम ये कर सकते थे कि सपोर्ट मतलब डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। हम एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे? देखो m2 अपॉन m2 और m1 था, तो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। मैं आपको ये बता देता हूँ, वैसे मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। ड्राइविंग फोर्स चला कौन रहा है? देखो m2 भारी है और m1 हल्का है। हमने कहा m2 भारी और m1 हल्का, इसका मतलब m2 इसको नीचे खींचेगा, m1 ऊपर जाएगा। तो नेट जो ड्राइविंग फोर्स है वो है m2g माइनस m1g। नेट ड्राइविंग फोर्स है m2g माइनस m1g। m2g नीचे की तरफ, m1g उधर की तरफ लगेगा। यानी कि ये जो रस्सी है इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर, दोनों लग रहे हैं। रस्सी ऐसे है, एक फोर्स ज़्यादा है एक फोर्स कम है, तो नेचुरल ड्राइविंग फोर्स डिफरेंस आएगा और अपॉन m1 प्लस m2। बस यही आंसर है आपका। देखो, आप पहले वाला एक्सेलरेशन इतना ही था, यानी आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सीन आपको कैसे बनाना है, ठीक है। ए आपका आ जाएगा, जैसे पहले ए आया था ना, ये इस तरह से। चलिए आगे देखिए। अब हम आगे की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन, एक सिचुएशन और खड़ी कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे मान लो कि ये आपका ज़मीन है और ज़मीन पर एक फिक्स कोई सपोर्ट ऐसा रखा हुआ है, ये आपकी पुली है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है जिसका नाम है m1, इसका मास m1 है। यहाँ से एक आइडियल रस्सी है और ये रस्सी यहाँ जा रही है, राइट। अब ये देखो m2 है, करेक्ट। मैं कहता हूँ इसका फोर्स m2g लगता है, नीचे की तरफ लगता ही लगता है पक्का। इसका टेंशन भी लगता है बेटा, टेंशन लगता है, बिल्कुल लगता है। यहाँ भी टेंशन लगता है, यहाँ भी टेंशन लगता ही लगता है और यहाँ भी टेंशन होता है। सिंगल रस्सी में टेंशन होता है। अच्छा, m1g, धरती माता इस m1 को छोड़ती नहीं है, धरती माता m1g लगेगा। लेकिन अब इस m1g के दो कंपोनेंट फोर्स होंगे। एक कंपोनेंट फोर्स क्या होगा? इधर होगा, और एक कंपोनेंट फोर्स इधर होगा। तो ये कंपोनेंट फोर्स होगा m1g, जैसे ये थीटा है, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो ये आएगा m1g साइन थीटा, और ये थीटा आएगा,
यहाँ पर, क्योंकि ये थीटा है, वो 90 माइनस थीटा ही थीटा आएगा, तो ये आएगा m1g कॉस थीटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अब जो है सीन ऐसा है कि ये m2 ब्लॉक जो है इसको चलाने वाला है m2g, और ये m1g साइन थीटा पता नहीं क्या कर रहा है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस। तो देखिए केस वन, अगर आपका m2g जो है ये ग्रेटर है m1g साइन थीटा के, मान लो ज़्यादा है, तो साहब अब ये m2 बड़ा है, m2g m1g साइन थीटा से बड़ा है, तो अब ये नीचे आएगा, यानी कि इधर की तरफ से नीचे आएगा। तो इधर की तरफ से नीचे आएगा तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था हमारा? ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये लो, मैं इसको लगा ही दिया मैंने इस फॉर्मूले। अब ड्राइविंग फोर्स कौन सा है बताओ? अब ड्राइविंग फोर्स है m2g तगड़ा माइनस कमजोर, अपॉन टोटल मास। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ये तो एक तरीका हो गया कैलकुलेट करने का एक्सेलरेशन। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो दूसरे तरीके से तो बड़ा आसान है। देखो, आप m2g की इक्वेशन लिखिए, m2g बड़ा है उसमें से टेंशन घटाइए, आप लिखिए m2a। आप टेंशन में से m1g साइन थीटा घटाइए और फिर आप लिखिए m1a। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए, a निकल के आ जाएगा। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो a निकल के आएगा, और दोनों में भाग लगा देंगे आपस में तो फिर आपका टेंशन आ जाएगा। आप भाग लगा करके टेंशन निकालिए, कैलकुलेट करिए, अपने आप कैलकुलेट करो भाग लगा करके टेंशन। तो जब आप टेंशन कैलकुलेट करोगे तो मैं टेंशन लिख देता हूँ कि क्या आने वाला है, बता दूँ। इनको भाग लगा के क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए से ए कट जाएगा, आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए, क्रॉस प्रोडक्ट करके आपका टेंशन ये आएगा, मैं कह रहा हूँ। तो टेंशन आएगा m1 m2g 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका टेंशन आएगा, राइट। अच्छा, अब सपोर्ट जो है वो रिएक्शन करेगा। सपोर्ट कैसे रिएक्शन करेगा वो देखिए, क्योंकि ये जो पुली है ना यहाँ से जुड़ी हुई है पुली, तो ये टेंशन इसको इधर खींच रहा है, ये टेंशन इसको इधर खींच रहा है, तो पुली रिएक्शन करेगी उधर की तरफ। रिएक्शन फोर्स हमेशा नेट इफेक्टिव फोर्स के अपोजिट होता है। तो रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, यहाँ पर हम रिएक्शन निकालेंगे बेटा, तो रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट आएगा ये आएगा, ये चीज है ना, रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, ये आएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t कॉस 90 माइनस थीटा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो आपका ट्राइंगल है उसका ये एंगल थीटा है, तो हमें वो एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, राइट। इसलिए ये ऐसा हुआ। तो यहां पर आपके पास में नेट आ जाएगा अंडर रूट 2t स्क्वायर माइनस, अब जैसे कोस 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखोगे आप? इसको साइन थीटा लिखोगे आप, है ना। तो प्लस 2t स्क्वायर साइन थीटा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, टी स्क्वायर, टी बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा आप चाहोगे तो, है ना। तो ये लो, इसको लिख दो आप, रूट 2t लिख दो, अंडर रूट 2t, और अंडर रूट में आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका नेट सपोर्ट रिएक्शन आएगा, राइट। अच्छा जी, चलिए, ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि अगर m1g साइन थीटा बड़ा होता और m2g छोटा होता, तब क्या होता? कुछ नहीं होता, वो इधर चला जाता ब्लॉक। अब देखो, मैं दूसरा केस यहाँ कर दे रहा हूँ, केस 1 वहाँ किया था, केस 2 इधर कर देता हूँ, उसको उधर रख दिया, हाँ, केस 2 इधर कर देता हूँ। देखो, आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ केस 2 में, सबको समझ में आ गया, मेरे को पता है, सब इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, ये आ गया m1g साइन थीटा ग्रेटर देन, तो पता है ड्राइविंग फोर्स, एक्सीलरेशन को सीधा लिख रहा हूँ अब मैं, ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स में ये ज़्यादा है वो कम है, तो m1g साइन थीटा माइनस m2g होगा। आपका केस कौन सा एग्जाम में आएगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तो सारे करा देता हूँ कि एग्जाम में कुछ भी आए कर आओ, ठीक है।
ये आप करेंगे तो आपके पास में एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन आपका वही आएगा, टेंशन नहीं बदलने वाला है। टेंशन आप कैलकुलेट करके देख लेना, इक्वेशंस लिख दो, है ना। दोनों इक्वेशन आप अब की बार में थोड़ा उलट करके लिख दोगे इक्वेशंस को, और क्या करोगे आप लिख देंगे m1g साइन थीटा बड़ा है माइनस t छोटा है, आप लिख देंगे m1a। फिर आप क्या लिख देंगे t माइनस m2g बराबर लिख देंगे m2a। दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका टेंशन आएगा g1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। आपका सपोर्ट रिएक्शन भी वही आएगा, यानी कि उन दोनों में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, राइट। ये सब हो गया। मैं आपको एक सवाल देता हूँ जो आप करिएगा, है ना। वो मैं नहीं कर रहा अभी, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से जल्दी। ये आपका एक ट्रायंगुलर वेज है और इस तरह से बना हुआ है। यहाँ एक पुली लगी हुई है, यहाँ एक ब्लॉक है m1, यहाँ एक ब्लॉक है m2, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है ना। ये m1 है, ये m2 है, ये अल्फा है, ये बीटा एंगल है, करेक्ट। अब ये आपके टेंशन तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज दिस एंगल, टेल मी। देखो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो है उनका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी ये, राइट। क्लियर हो गया। अब देखो आपके बहुत सारे केस बनते हैं इसके अंदर। ये जो m1 है उसका धरती माता का फोर्स यहाँ भी लगेगा m1g, और धरती माता तो हमेशा अपना काम ऐसे ही करती है साहब, m2g। लेकिन फिर इसके कंपोनेंट बनेंगे। इधर वाला कंपोनेंट बनेगा m1g साइन अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट बनेगा m1g कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा सॉरी। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n1 आएगा बेटा, n1 इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस ब्लॉक। इसी तरीके से यहाँ भी ऐसा ही हाल होगा, यहाँ लगेगा m2g साइन बीटा, यहाँ लगेगा m2g कॉस बीटा। नॉर्मल रिएक्शन n2 आएगा यहाँ भी। जमीन या सपोर्ट का नॉर्मल रिएक्शन आता है जिसके ऊपर बैठा है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो जो ज़मीन है, जो फ्लोर है घर का, वो मेरे को सपोर्ट करा हुआ है। अगर वो सपोर्ट ना करे ना तो बस समझ लो कि गए अपन काम से। तो ये n2 आया, ये n1 आया। अब यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, पता नहीं कौन सा बड़ा है। तो देखिए पहला केस क्या बनेगा, m2g साइन बीटा इज ग्रेटर देन m1g साइन अल्फा, क्योंकि जो या तो इधर जाएगा ब्लॉक या इधर जाएगा ब्लॉक, तो जो बड़ा होगा उधर जाएगा ब्लॉक, है ना। दूसरा केस होगा m1g साइन अल्फा अगर ग्रेटर है m2g साइन बीटा से, तब क्या होगा। दोनों टाइप आप एक्सेलरेशन निकालिए, दोनों टाइम आप टेंशन निकालिए, और दोनों टाइम आप सपोर्ट रिएक्शन निकालिए। सपोर्ट रिएक्शन SR यानी सपोर्ट रिएक्शन, दोनों टाइम निकालिए, ठीक है। और आप मेरे से जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हो इन चीज़ों पर, ठीक है। चलिए आज की नमस्ते, करिए प्रयत्न और ये सवाल आप कर दीजिए। इसके बाद में और भी काफ़ी सारे हैं। अभी हम इस चैप्टर को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये तो इजी लगा होगा ना आपको एकदम, ये तो बिल्कुल एकदम लगा होगा कि क्या सर आज तो मज़ा आ गया, एकदम ईजी हो गया है। हाँ, थोड़ा सा भी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा ना जब पता लगेगा। वैसे ये चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट तो काइनेमेटिक्स ही है। डिफ़िकल्ट तो फिजिक्स का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स ही है।